हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलायबल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक ऑफ सर्किट एलिमेंट और जो भी बेसिक्स ऑफ सर्किट टर्मिनोलॉजी हो गया। जैसे कुछ सर्किट टर्मिनोलॉजी था, जैसे आपका करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इन सारे के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। यानी जो जो बेसिक था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो है बेसिक लॉज और नोडल और मेश एनालिसिस। बेसिक लॉज कहने का मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ हो गया, फिर आपका किरचॉफ्स लॉ हो गया, यानी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लॉज है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम आसानी से सर्किट को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ओम्स लॉ। हमारा क्या है, ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ को जो सबसे पहले नंबर किसने दिया था इस लॉ को, तो इसको दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इस लॉ को दिया था। इन्होंने 1826 में इस लॉ को दिया था, ओम्स लॉ को। इन्होंने क्या किया कि जो आपका वोल्टेज और करंट है, वोल्टेज और करंट के बीच में इन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ। जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप इन्होंने शो किया था, इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ। यही है जॉर्ज साइमन ओम, ये जॉर्ज साइमन ओम्स है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, इन्हीं को ऑनर करने के लिए, यानी इनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम रखा गया। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम किसके नाम पे रखा गया, इन्हीं के नाम पे जो है रेसिस्टेंस का यूनिट ओम रखा गया, OHOM, ओम। तो चलिए सबसे पहले नंबर तो हम लोग ये देखते हैं कि ओम्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म क्या है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का पहला फॉर्म क्या है, ओम्स लॉ। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म जो है आपका पॉइंट फॉर्म बोला जाता है। इसमें ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म, इसको ये भी बोला जाता है कि ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म, ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ओम्स लॉ जो है आपका पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। चलो कि इसका मतलब क्या होता है पॉइंट फॉर्म, ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। तो इसमें देखिए ये बोला गया है कि जो करेंट डेंसिटी होगा, द करेंट डेंसिटी, आपको शायद पता होगा, आपने सुना होगा नाम करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी कहने का मतलब आपका क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी इन ए कंडक्टर, द करेंट डेंसिटी इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर इज proportional to, proportional to the electric field, to the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रोपोर्शनल होगा। यानी करेंट डेंसिटी जो होगा किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, जो करेंट डेंसिटी होगा वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होना ही चाहिए। और कांस्टेंट फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन भी आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तभी क्या बोलेंगे, इसको ओम्स लॉ बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड या दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज द पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म जो है आपका ओम्स लॉ, उसमें क्या बोला गया कि यानी इसको क्या बोलते हैं, और ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। कहने का मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, सॉरी करंट डेंसिटी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। आपको पता होगा कि करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, जे होता है, जे। जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, ई होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। यानी आपका जो करंट डेंसिटी होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कब होगा, जब टेम्परेचर आपका क्या है, कंडीशन क्या है आपका कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब चलो, अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ। पॉइंट फॉर्म करने का मतलब ये हुआ आपका कि मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, मैं एक कंडक्टर बना दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई कंडक्टर है। अब देखिए
मैंने क्या किया, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल लगा दिया, यानी वोल्टेज लगा दिया, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज। चलिए, मैंने एक बैटरी लगा दिया इसके अक्रॉस, इस वोल्टेज भी है। यहाँ से क्या होगा, करंट आई जाएगा, यहाँ से करंट आई जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके थ्रू करंट जाएगा, यानी इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस जाएगा। तो इस मटेरियल के, यानी ये जो कंडक्टर है आपका, ये कंडक्टर के अक्रॉस आप किसी भी पॉइंट के अंदर, इस कंडक्टर के अक्रॉस, यानी ये कंडक्टिंग बार इसको बोलेंगे, कंडक्टिंग बार, कंडक्टर जो है ये कंडक्टर के अक्रॉस किसी भी पॉइंट पे, मटेरियल के अंदर में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ओम्स लॉ लगाना है, मटेरियल के किसी भी पॉइंट पे अगर ओम्स लॉ लगाना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि आपका करंट डेंसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब, मैं अगर इस पॉइंट को अभी मैं कंसीडर करूं, इस पॉइंट को मैंने अगर कंसीडर किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट डेंसिटी निकलेगा और साथ ही साथ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इस पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी अगर इक्वेशन को हम क्या करें, एक्सपांड करें, तो आपको पता होगा प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक जो कांस्टेंट मेरा आएगा वो आएगा सिग्मा, क्या आएगा, सिग्मा ई। तो ये हो जाएगा जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। जहाँ पर देखिए आपका जे क्या होगा, वेयर जे इज द करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी कहने का मतलब करेंट पर यूनिट एरिया, करेंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना करंट होगा, ये हो गया। वहीं पे आपका यानी जे इक्वल टू कितना होगा, ये इसका मैं, दैट इज आई बाई ए, ठीक है, आई बाई ए यानी एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सिग्मा, सिग्मा क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोला जाता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। जिस तरह से रेसिस्टिविटी होता है उसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, ओम पर, सॉरी, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, या साइमन पर मीटर, ये भी बोल सकते हैं आप, साइमन पर मीटर या मो पर मीटर, जो भी बोलना है आपको, ठीक है। अब देखिए, इसी इक्वेशन को अगर मैं एक्सपांड करूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्या कर देता हूँ, जे इक्वल टू आई बाई ए में रखता हूँ, करेंट बाय करेंट पर यूनिट एरिया। और आप जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी होता है क्या होता है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, रेसिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/ρ इंटू, फिर क्या होगा आपका ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अब देखिए यहाँ पे आई बाई ए इक्वल टू क्या होगा, 1/ρ इंटू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अब देखिए यहाँ से वोल्टेज बाय करेंट करेंगे, वोल्टेज बाय करेंट इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज बाय करेंट का रेशियो क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए ये करेंट को इस साइड लेकर के आया, इस साइड राइट साइड में लेकर के आया, इस रो ऊपर चला जाएगा, रो ऊपर चला गया, लेंथ भी ऊपर चला जाएगा, लेंथ भी ऊपर चला गया, एरिया इसके नीचे में रहेगा। तो ये क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यहीं से आपका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो वेयर आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फिर देखिए रो क्या हो गया आपका, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम मीटर, इसका क्या होगा, ओम मीटर, ठीक है। ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब वी वोल्टेज है, आई करंट है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट फॉर्म जो है आपका ओम्स लॉ का वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्म जो है, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये क्या बोलता है आपका, ये देखिएगा ध्यान से। सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, देखिए सेकेंड फॉर्म जो होता है ओम्स लॉ का वो बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान में रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, यानी अदर फिजिकल कंडीशन भी क्या हो, कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो। अदर फिजिकल कंडीशन, अदर फिजिकल कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, द current through a conductor, the current through a conductor is directly proportional to, is directly proportional to the potential difference applied across it, potential difference that is EMF applied across it, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है पहले चीज कि कांस्टेंट टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन जब क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस केस में किसी भी कंडक्टर के क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कौन डिसाइड करेगा, कि उसके क्रॉस कितना अपने बैटरी सप्लाई दे रहे हो, यानी वोल्टेज कितना दे रहे हो वो डिसाइड करेगा, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे ध्यान रखना आप कि EMF के बारे में बात हो रही है, जो आप कंडक्टर के क्रॉस जो बैटरी लगा रहे हो उसके बारे में बात हो रही है कि आपका करंट कौन डिसाइड करेगा, यानी कितना करंट उसमें फ्लो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आप बैटरी कितना लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेट इज, इसको हम लिख सकते हैं, डेट इज मैथमेटिकली, मैं लिख दे रहा हूँ, मैथमेटिकली क्या होगा आपका, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। अब देखो यहाँ पे आप, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मान लो एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टिंग बार है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि इसे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी वोल्टेज हो गया, इसके क्रॉस जो करंट पास होगा, ये कंडक्टिंग बार के क्रॉस जो करंट पास होगा, आई करंट जो पास होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है, वी सप्लाई वोल्टेज, ये ध्यान में रखिएगा, वी जो है सप्लाई वोल्टेज है, या इसी को बैटरी बोलेंगे, सप्लाई वोल्टेज या EMF भी बोलेंगे इसको। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये जो करंट है आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपका प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज का, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज का। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट आएगा वो यहाँ पे जी आता है, जी, ठीक है, जी। अब देखिए ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए वेयर जी क्या है, जी कंडक्टेंस है, जी क्या है, कंडक्टेंस है, वेयर जी इज द कंडक्टेंस, और इसका वैल्यू ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। अब थर्ड फॉर्म देखते हैं हम लोग, थर्ड फॉर्म क्या होगा ओम्स लॉ का, थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में अगर बात करें तो सेम चीज़ होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वोल्टेज, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ध्यान से देखिएगा दोनों में डिफरेंस है, जो सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बोला था कि सेकंड फॉर्म में आपको बोला गया था कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के क्रॉस, यानी ये वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये वोल्टेज सप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। वहीं पे जो थर्ड फॉर्म है वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इसके क्रॉस, इस कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा,
जो इसके अक्रॉस से करंट फ्लो हो रहा है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन द वोल्टेज ड्रॉप, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, द वोल्टेज ड्रॉप across conductor is directly proportional to the current flowing through it। जो करंट इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, फ्लोइंग थ्रू इट। यानी मैथमेटिकली अगर देखा जाए, मैथमेटिकली जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये कौन इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, डेट इज R आएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस आएगा, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ये जो R है यही है रेसिस्टेंस, वेयर R इज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है ओम्स, यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ओम होगा इसका, ओम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट इसका क्या होगा, SI यूनिट, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ओम को उल्टा पढ़िए, ओम को उल्टा से पढ़िए, उल्टा से MHO, मो, तो कंडक्टेंस का क्या होगा, मो या साइमंस, इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं, ठीक है, या पर ओम भी लिखा जाता है, ठीक है, या इस तरह से भी उल्टा ओम भी लिखा जाता है, तो ये इसके यूनिट हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट फॉर्म हम लोग देखते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं है, फोर्थ फॉर्म इसी का एक्सटेंशन है, सिंपल समझिए, इसी का एक्सटेंशन है, जो इक्वेशन नंबर 6 है उसी का एक्सटेंशन है। सिंपल क्या है कि V इक्वल टू R I है, तो V इक्वल टू आप R dQ/dt लिख सकते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू dQ/dt होता है ना, dQ/dt यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, इसे ही बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसे क्या बोलेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। Q क्या हो गया, वेयर Q क्या हो गया आपका, चार्ज हो गया, Q क्या हो गया आपका, चार्ज हो गया, चार्ज, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इन कूलाम्ब। अब हम लोग एक बार जो है ओम्स लॉ का VI कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, या करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं ओम्स लॉ का, कि कैसा उसका ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो अब देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं या तो IV कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज का, और वहीं पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब क्या चाहिए, लीनियर होगा। मीन्स अगर मैं ग्राफ बनाऊँ कुछ इसका, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये करंट का एक्सिस है, ये वोल्टेज का एक्सिस है, तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, यानी लीनियर बनेगा पूरा। एक मिनट, तो ये कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा पूरा, ठीक है, ये आपका लीनियर ग्राफ बन गया। तो इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, लीनियर होगा, ठीक है। अगर दिखाऊं इसको प्रैक्टिकल वैल्यू, अगर मैं इसका दिखाऊं तो प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ इसके आसपास होते हैं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है कि इसी तरीके से लीनियर बनता है, इसके आसपास वैल्यू होते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल डेटा। इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल डेटा। जो आप डॉटेड से मैं दिखा रहा हूँ वो एक्चुअल डेटा है, लेकिन हम उसको अप्रॉक्सीमेट करके ये बनाते हैं कि लीनियर होगा लगभग, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका बेस फिट लाइन, इसको बोलते हैं बेस फिट लाइन, ठीक है। यानी यहाँ से भी क्लियर हो गया आपका कि ओम्स लॉ हमेशा किस पे एप्लीकेबल होगा, लीनियर एलिमेंट पे ही एप्लीकेबल होगा। यानी जो ओम्स लॉ होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ओम्स लॉ
states that the graph between voltage and current वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ होगा कैसा होगा, लीनियर होगा। वोल्टेज और करंट शुड बी लीनियर, ठीक है। अब मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूँ। नोट, आपने सुना होगा ओपन सर्किट का केस, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट सुना होगा आपने। तो ओपन सर्किट का अगर बात करें तो ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, मीन्स करंट का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। और वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वोल्टेज कुछ भी हो सकता है लेकिन करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वहीं पे शॉर्ट सर्किट के बारे में अगर बात करें, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा आपका, जीरो होगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू जीरो होगा, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जीरो होगा तो इसके अक्रॉस जो होता है करंट जो होता है मैक्सिमम होता है। करंट कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, यानी यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे आपका करंट मैक्सिमम होगा। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जीरो होता है। वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूँ ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए, मैं एक साइड में ओपन सर्किट बनाता हूँ, एक साइड में शॉर्ट सर्किट बनाता हूँ। तो ये मान लीजिए करंट एक्सिस है, वोल्टेज एक्सिस है। अगर मैं ओपन सर्किट के बारे में बात करूँ तो करंट क्या होगा, जीरो होगा, और वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे देखिए करंट जीरो कहाँ पे होगा, करंट जीरो होगा आपका V एक्सिस पे, यानी वोल्टेज एक्सिस पे। वोल्टेज एक्सिस पे क्या होगा आपका, करंट मैक्सिमम होगा, सॉरी जीरो होगा। वोल्टेज एक्सिस पे कहीं पे भी आप ले लीजिए, करंट कैसा होगा, जीरो होगा, करंट जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में मैं इसको नॉट इक्वल टू जीरो लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज तो कुछ भी हो सकता है ना, वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे करंट कुछ नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे यानी ओपन सर्किट के केस में क्या हो रहा है आपका कि करंट जीरो हो रहा है। करंट जीरो कहाँ पे होगा, वोल्टेज एक्सिस पे होगा। तो ये ओपन सर्किट का केस है, ओपन सर्किट। अब देखिए नेक्स्ट आपका अगर बनाए, नेक्स्ट करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ बनाए हम, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के बारे में अगर बात करें, शॉर्ट सर्किट तो शॉर्ट सर्किट के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जीरो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जीरो होगा। तो वोल्टेज जीरो किस केस में होता है, वोल्टेज जीरो आपका होता है किसके केस में, वोल्टेज जीरो केस होता है करंट एक्सिस पे क्या होगा आपका, वोल्टेज जीरो होगा। करंट एक्सिस पे आपका क्या होगा, वोल्टेज जीरो होगा, ठीक है। अब दोनों ही केस में देख लीजिए आप, दोनों ही केस में आप देख लीजिए तो आपका क्या है, आपका जो करंट का वैल्यू है और वोल्टेज का वैल्यू है, दोनों क्या है, दोनों नॉन लीनियर है। दोनों ही क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक है, दोनों नॉन लीनियर है। तो इस केस में भी देखिए क्या है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर आपका VI कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन लीनियर। इस केस में भी क्या है, नॉन लीनियर है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों के केस में ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ओम्स लॉ इज नॉट applicable फॉर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट in the case of ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, यानी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के केस में आपका ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, जो कि आपने सुना भी होगा नाम इसका, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ देखेंगे तो इसको किसने यानी दिया था, इस थ्योरी को यानी इस लॉ को किसने प्रपोज किया था, किसको किया था, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने किया था। 1847 में इस लॉ को दिया था। उन्होंने दो लॉ दिया है, एक होता है जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ यानी KCL बोलते हैं उसको, दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी उसको KVL बोलते हैं। और ये भी एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें KCL का यानी किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में अगर बात करें, तो किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो किरचॉफ्स करंट लॉ आपका क्या बोलता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ, सबसे पहले तो ये सोचिए कि किरचॉफ्स करंट लॉ किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये केवल क्या होगा, एक से बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, यानी चार्ज केवल ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपका SSC JEE हो गया, AE हो गया, ये सब में ये सब पूछा जाता है, या ESE हो गया इंजीनियरिंग सर्विस में, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, या कभी कभी इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि क्या बोलता है कि जो आपका जितना अमाउंट ऑफ, कहने का मतलब क्या हुआ, जब चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज एंटर कर रहा है किसी भी नोड पे, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज क्या होगा, बाहर जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, चार्ज कभी भी नोड पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, चार्ज कभी भी नोड पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज क्या होगा, बाहर जाएगा, यानी लीव करेगा उस नोड को। मैं लिख दे रहा हूँ इसको भी, विच स्टेट्स डेट the charge entering a node is equal to charge leaving a node, यानी जितना एंटर कर रहा है किसी नोड पे उतना ही क्या करेगा, चार्ज लीव करेगा उस नोड को, लीविंग ए नोड। अगर मैं इसको फिगर से दिखाना चाहूँ आपको, तो सपोज कीजिए कि ये नोड है, ये क्या है, एक नोड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट मान लीजिए आ रहा है, सॉरी यहाँ से मान लीजिए चार्ज आ रहा है, मान लीजिए Q1 चार्ज आ रहा है। यहाँ से क्या होगा, इस साइड से मान लीजिए Q2 चार्ज आ रहा है, Q2 चार्ज। यहाँ से मान लीजिए क्या होगा, Q3 चार्ज चला गया, क्या होगा, Q3 चार्ज बाहर चला गया। यहाँ पे भी Q4 चार्ज चला गया बाहर। मीन्स क्या हुआ, एज पर KCL अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, जितना एंटर कर रहा है चार्ज, जितना एंटर कर रहा है एज पर KCL जितना इस नोड पे क्या हो रहा है, करंट सॉरी चार्ज एंटर कर रहा है, तो चार्ज कितना एंटर कर रहा है, Q1 + Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q3 + Q4। अगर हम डेरिवेटिव लें दोनों साइड में, बाय टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, dQ1/dt प्लस dQ2/dt इक्वल टू dQ3/dt प्लस dQ4/dt, ठीक है। dQ1/dt क्या होगा, I1 प्लस dQ2/dt क्या होगा, I2, ये क्या हो जाएगा, I3, ये I4। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका, करंट होता है ना, तो करंट मीन्स ये क्या हो गया आपका करंट, यानी करंट के टर्म में अगर हम डिफिनीशन लिखें तो KCL states that for a lumped network, क्योंकि आपको पता है KCL और KVL केवल लंप्ड नेटवर्क पे ही एप्लीकेबल होता है। फॉर ए लंप्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम, ध्यान से सुनिए पढ़िएगा, द अलजेब्रिक सम कहने का मतलब आपका साइन के साथ उसका एडिशन होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग ए नोड, करंट एंटरिंग और लीविंग ए नोड इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा उसका अलजेब्रिक सम, जितना करंट एंटर हो रहा है और जितना करंट लीव कर रहा है, ठीक है। अगर मैथमेटिकली बोलें, मैथमेटिकली अगर हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, समेशन ऑफ I ऑफ n इक्वल टू जीरो। n का वैल्यू 1 से लेकर के मान लीजिए n नोड है, ठीक है, n नंबर ऑफ करेंट है, मान लीजिए 1 से लेकर के n नंबर ऑफ करेंट है, वेयर n इज नंबर ऑफ ब्रांचेज कनेक्टेड टू नोड। आइए n क्या हो गया, nth करेंट के बारे में बात करें, nth करेंट एंटरिंग और लिविंग ए नोड,
एंटरिंग और लीविंग ए नोड, लीविंग ए नोड। अब देखिए अगर ऊपर वाले फिगर से आप देखेंगे, ऊपर वाले फिगर से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए I1 इसके थ्रू I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, माइनस I4 माइनस I3 इक्वल टू क्या होगा 0, डेट इज I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक सम क्या होगा 0 होगा। अब देखिए आपको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे करंट को इसको प्लस क्यों माना, इसको माइनस क्यों माना। अगर आप इनकमिंग को प्लस मानते हैं तो आउटगोइंग को क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। अगर इनकमिंग को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, तो जो लीव कर रहा है करंट उसके लिए प्लस मानना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप केसीएल को ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ करंट एंटरिंग टू द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग टू द नोड। ठीक है, यानी जितना करंट एंटर हो रहा है उतने करंट क्या होगा, लीव करेगा। मीन्स इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड, एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द नोड, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, इसी में केसीएल का ही थोड़ा एक्सपांडेड वर्जन है, इसी को एक्सपांड करके थोड़ा सा बताया गया। केसीएल फॉर ए क्लोज सरफेस, यानी किसी गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस पे हम केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे। केसीएल फॉर क्लोज सरफेस, तो देखिए इसका सिंपल मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे जो नोड है, अगर नोड के बारे में बात करें, पिछला मैंने पढ़ा था, पिछले में मैंने क्या पढ़ा था, पिछले में मैंने पढ़ा था नोड के लिए पढ़ा था, नोड के लिए डिफाइन किया था केसीएल को। तो नोड भी एक तरह का क्या है, वो भी एक क्लोज सरफेस है, लेकिन उसको क्या किया गया, श्रंक कर दिया गया। श्रंक कर दिया मीन्स वो क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया गया, उसको श्रंक करके एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करा दिया गया। तो वो भी एक तरह का क्लोज सरफेस है, या इसी को बोलते हैं बाउंड्री। इसको बाउंड्री भी बहुत जगह आपको मिलेगा देखने को, तो बाउंड्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए केसीएल जो होता है क्लोज सरफेस का, तो इसका भी सेम डिफिनेशन होगा, इसका भी क्या होगा, सेम डिफिनेशन होगा। देखिए फॉर ए लम्प्ड नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग और लीविंग द क्लोज सरफेस, यानी यहाँ पे क्लोज सरफेस के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे नोड के बारे में बात करते थे, यहाँ पे क्लोज सरफेस हो गया, या बाउंड्री बोलिए आप। क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0 के बराबर होगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर है लगा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका एक, मान लीजिए यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, साथ ही एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। अब देखिए एक और रजिस्टर मैंने यहाँ पे बना दिया, एक और बना दिया, एक और। जैसे इस केस में देखिए, ये फिगर में जो दिया हुआ है, जो सर्किट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये क्या हो गया आपका, यही बाउंड्री हो गया। ये बाउंड्री बोलेंगे इसको, या तो क्लोज सरफेस हो गया, या गॉसियन सरफेस भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये भी इसको एक तरह का नोड मान करके चलिए, तो इसको एक तरह का नोड मान करके चलिए। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, एज पर केसीएल कि जितना करंट एंटर हो रहा है उतने करंट क्या होना चाहिए, लीव करना चाहिए। ये अलजेब्रिक सम क्या होगा, करंट एंटरिंग का या तो करंट लीविंग का अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए मैं एंटरिंग वाले को मान रहा हूँ पॉजिटिव, तो एंटरिंग वाले को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो I1 प्लस क्या होगा, I3 माइनस I2 माइनस I4 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यही केसीएल हो गया आपका इस क्लोज सरफेस के लिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि I1 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस I4। सेम चीज़, बस केवल इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मान लिया मैंने, यहाँ पे क्लोज सरफेस पे मैंने उसको नोड मान लिया, कंसिडर कर लिया, उसके बाद निकाल दिया, केसीएल अप्लाई कर दिया। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, नोट में दे रहा हूँ मैं, कि केसीएल जो है लम्प्ड नेटवर्क
में किसी भी तरह का नेटवर्क हो, किसी भी तरह का एलिमेंट हो, लंप्ड नेटवर्क में किसी भी तरह का एलिमेंट हो तो वहाँ पे आप KCL लगा सकते हैं। केवल डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पे KCL एप्लीकेबल नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट और हाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ KCL इज नॉट applicable to high frequency and distributed network। बाकी सारे जगह पे KCL आपका अप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो चलिए अब हम लोग जो है इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, KCL से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड I1 I2 एंड I3, यानी I1 I2 और I3 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। I1 ये है आपका, I2 ये है और I3 ये है। तो आपको यानी करंट फाइंड आउट करना है, तीनों का वैल्यू पता करना है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि KCL ए पे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप वहाँ पे KCL लगाइए जहाँ पे देखिए कि यानी एक ही वैल्यू अननोन हो, ताकि वहाँ से क्या हो, वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो मैंने क्या किया कि KCL एट नोड ए नोड पे मैंने KCL लगा दिया। तो ए नोड पे जब KCL लगाएंगे तो देखिए तो क्या होगा कि इनकमिंग करंट कौन कौन सा है। तो इनकमिंग करंट है I1 इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट क्या होगा 6 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, 6 + 1 इक्वल टू क्या होगा, I1 का वैल्यू आ गया 7 एम्पियर। नेक्स्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे KCL जो लगाएंगे बी नोड पे लगाएंगे, KCL एट नोड बी नोड पे अगर KCL लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर क्या है, इनकमिंग है, फिर इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग क्या है I2 + 7 एम्पियर, मीन्स I2 इक्वल टू क्या होगा -1 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना हो गया -1 एम्पियर। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि I3 का वैल्यू निकालना है। तो I3 का वैल्यू कैसे निकलेगा आपको, तो I3 के लिए देखिए अगर मैं इस नोड पे KCL लगाता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू अननोन है, यहाँ का करंट का वैल्यू अननोन है, हमें इसका भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस नोड पे KCL लगा देंगे। इस नोड का नाम हम C मान ले रहे हैं, तो KCL एट नोड सी पे KCL लगा देते हैं। तो क्या होगा वैल्यू देखिए I2 + I3 यानी इनकमिंग करंट I2 + I3 इक्वल टू क्या होगा 4 एम्पियर। यहाँ से देखिए I2 का वैल्यू मेरा कितना था -1 एम्पियर, तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। I3 का वैल्यू 5 एम्पियर हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो है आपको I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि नोड को फाइंड आउट कर दीजिए और नेमिंग कर दिया कीजिए। जैसे मैंने इसको A नोड मान लिया, इसको B नोड मान लिया, इसको C नोड मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वैल्यू अननोन कहाँ पे है। KCL एट हम देखेंगे एक वैल्यू कहाँ पे अननोन है। यहाँ पे देखिए अगर मैं B पे लगाता हूँ KCL तो यहाँ पे क्या होगा, हमें I1 नहीं पता है -8 एम्पियर -6 एम्पियर, इस ब्रांच का करंट पता है, इस ब्रांच का करंट पता है, इस ब्रांच का करंट पता है, इस ब्रांच का करंट पता नहीं है। तो इस केस में हम कहाँ पे लगाएंगे, बी नोड पे लगाते हैं KCL एट बी पे लगाएंगे। तो इस केस में क्या होगा हमारा, तो बी पे लगाएंगे आप, तो देखिए क्या होगा आपका, तो बी पे लगाएंगे तो आपका क्या हो गया -8 एम्पियर यानी आउटगोइंग करंट है, -6 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा इनकमिंग करंट, यानी I1 का वैल्यू कितना हो गया -14 एम्पियर। I1 का वैल्यू -14 एम्पियर। अब देखिए अब आपको क्या करना है, I2 का वैल्यू पता करना है। तब C पे लगा दीजिए सीधा अगर C पे आप लगाएंगे तो इधर का करंट पता है, इसका करंट पता है, I2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो KCL एट नोड C पे अगर KCL लगाएंगे तो क्या होगा -6 एम्पियर इनकमिंग है प्लस I2 भी इनकमिंग है इक्वल टू क्या होगा 4 एम्पियर। तो I2 इक्वल टू कितना होगा 10 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना हो गया 10 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो आपका था कि नॉर्मल अगर नोड दिया हुआ है तो उस केस में आप कैसे KCL फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग जो है इसका भी कर लेते हैं, क्लोज सरफेस का भी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जिससे देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको I का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है तो आपको ये करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये जो करंट है आपका इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको क्लोज सरफेस मान लेंगे। क्लोज सरफेस अगर मान लें तो इस क्लोज सरफेस में अगर आप देखेंगे तो इस क्लोज सरफेस में कितना करंट आ रहा है, तो क्लोज सरफेस में भी सेम लगाएंगे KCL लगाएंगे। KCL अगर लगाते हैं आप इस नोड पे तो कितना होगा, अब या सिंपल इस नोड पे यहाँ पे लगा दीजिए KCL, तो KCL लगाएंगे तो आप कितना होगा देखिए, तो इनकमिंग करंट कितना है, इनकमिंग करंट I हो गया, I इस नोड पे देखिए, इस नोड पे तो कितना हो गया I
और कौन कौन सा है, आई प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 12, तो कितना हो गया, आई इक्वल टू 4 प्लस 12 माइनस 2 मीन्स कितना हो गया, आई इक्वल टू हो गया 12 4 16 माइनस 2 14 एम्पियर इक्वल टू 14 एम्पियर। तो आई का वैल्यू यहाँ से आ गया 14 एम्पियर। नेक्स्ट जो लॉ हो गया आपका वो है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट हो गया आपका KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखिए KVL जो है आपका बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है। अब KVL क्या बतलाता है, तो इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of all voltages and voltage drops in a closed path means loop is always zero, यानी किसी, ये क्या बतलाता है कि जो किसी भी क्लोज पाथ में है जो भी वोल्टेजेज है और जो भी वोल्टेज ड्रॉप है उसका जो अलजेब्रिक सम होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये किस पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो आप मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं कि किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेजेस जो होगा अक्रॉस ईच एलिमेंट उसका अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम उसका हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किस तरीके से यूज करेंगे वोल्टेज पोलैरिटी के लिए, तो देखिए साइन कन्वेंशन वोल्टेज पोलैरिटी के लिए क्या यूज करेंगे। जैसे आप जब KVL लिखेंगे तो उसके साथ कौन सा साइन यूज करेंगे, तो इसका दो तरीका है, आपको जो आसान लगे आप यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप जब भी प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, वोल्टेज में पोलैरिटी प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे आप निगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। जब कभी भी प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप को माइनस साइन से यूज करते हैं। अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है। अब वोल्टेज राइज के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है आपका सबसे आसान है, सबसे सिंपल है, कि इसमें जो मेथड सेकंड है आपका, इसमें क्या करते हैं हम कि लूप में घूमते हैं और जो सबसे पहले नंबर पोलैरिटी आता है उसी साइन को हम यूज करते हैं। जो सबसे पहले नंबर लूप में पहला पोलैरिटी आता है, इनकाउंटर्ड हमें जो पहला पोलैरिटी हमें मिलता है उसी को यूज करते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, द साइन ऑन ईच वोल्टेज is the polarity that we encountered, the sign on each voltage is the polarity of the terminal that we encountered first as we traverse around their loop। अगर आप लूप में जब घूम रहे हैं, लूप आप किसी भी साइड से घूम सकते हैं, आप आइदर क्लॉकवाइज लूप, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो सबसे पहले में आपको साइन मिलेगा वोल्टेज का, उसी साइन को यूज कर लेना है। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो वोल्टेज राइज वाला अगर यूज करते हैं तो वोल्टेज राइज वाला यूज करना, अगर ये वाली यूज करते हो आप तो ये वाली यूज करना, सेकेंड मेथड वाली। तो इसका मैं एग्जाम्पल भी एक दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो ये एक रेसिस्टेंस है R1, ये एक रेसिस्टेंस है R2, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज सोर्स मान लो यहाँ पे है प्लस माइनस V1। अब यहाँ पे मैंने एक और वोल्टेज सोर्स लगा दिया
मान लो -+V4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो वोल्टेज ड्रॉप है V2, यहाँ पे मान लो वोल्टेज ड्रॉप है -V3, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको KVL अप्लाई करना है, KVL अप्लाई करना है। आप चाहो तो क्लॉकवाइज ले सकते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि क्लॉकवाइज में ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई KVL, बाय अप्लाइंग KVL, मैं KVL को अप्लाई कर रहा हूँ। तो KVL जब आप अप्लाई करोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो सबसे पहले जब मूव कर रहे हो तो यहाँ पे जब मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज में, सबसे पहले मेरा V1 वोल्टेज का कौन सा पोलैरिटी आपको आ रहा है, सबसे पहले मैं V1 वोल्टेज का कौन सा पोलैरिटी आपको दिख रहा है, तो पहले माइनस वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे -V1। फिर आ जाओ V2 ड्रॉप हो गया रेसिस्टेंस R1 के क्रॉस, तो इसका कौन सा पोलैरिटी दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो +V2। अब देखो V3 वाला का कौन सा दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। फिर V4 का कौन सा दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, =0 हो गया, ठीक है। यही KVL हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि V2 = V1 + V3 + V4, यानी जितना वोल्टेज क्या हुआ है यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो कि माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो मीन्स क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ से भी माइनस से प्लस जा रहे हो तो मीन्स वोल्टेज राइज, यहाँ भी वोल्टेज राइज हो रहा है। यानी आप बोल सकते हो कि सम ऑफ वोल्टेज राइज = सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ वोल्टेज राइज = सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सम ऑफ वोल्टेज राइज = सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। जैसे देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें V1 और V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, V1 और V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले में क्या करोगे कि आप आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या करोगे कि एक करंट को मानोगे। तो एक मैंने करंट मान लिया, मैंने I मान लिया, ठीक है, I करंट मैंने मान लिया, क्लॉकवाइज में मैंने मान लिया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो चीज़ यहाँ पे लगेगा, एक तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ का ज़रूरत पड़ेगा, और दूसरा जो है आपका KVL का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए ओम्स लॉ चाहिए, और दूसरा चीज़ जो लूप में आप क्या करोगे, KVL लगाओगे, लूप में KVL लगाओगे। तो मैं KVL लगा दे रहा हूँ, बाय अप्लाइंग KVL इन द लूप। इस केस में देखो क्या होगा, तो लूप में मैंने KVL लगा दिया। तो चलो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 20 वोल्ट से, 20 वोल्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एनकाउंटर कौन सा होगा, माइनस टर्मिनल मीन्स -20 वोल्ट। फिर यहाँ पे क्या होगा, +V1, फिर क्या होगा -V2, फिर क्या होगा =0 होगा, ठीक है, =0। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया, अब हम क्या करेंगे कि V1 और V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, V1 और V2 का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो वो कहाँ से आएगा, V1 V2 क्या है, ड्रॉप है अक्रॉस द रेसिस्टेंस। तो V1 V2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो तो क्या होगा कि ये करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है यहाँ पे प्लस टर्मिनल पे ही एंटर कर रहा है, मीन्स क्या हो गया कि जो आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोलैरिटी आएगा और जो गिवन पोलैरिटी है दोनों क्या है, सेम है, दोनों का पोलैरिटी सेम है, तो वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी V1 = क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ I, 2I। वहीं पे V2 अगर निकालें, V2, तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी पैसिव साइन कन्वेंशन, यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी V2 = क्या होगा, -3I, ठीक है, -3I। क्यों, क्योंकि दोनों पोलैरिटी क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना। यहाँ पे देखो तो जो गिवन पोलैरिटी है वो क्या है, जो पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो पोलैरिटी आएगा यानी जो डिराइव्ड पोलैरिटी आएगा गिवन पोलैरिटी के क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या लिए, माइनस साइन लिए। अब ये दोनों का वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इसका वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, बाय पुटिंग, मैं पुट कर दे रहा हूँ इसको, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें I का वैल्यू मिल जाएगा, करंट का वैल्यू मिल जाएगा। अगर करंट का वैल्यू मिल जाता है तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो -20 वोल्ट प्लस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ I माइनस ऑफ -3I होगा, माइनस ऑफ -3I = क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखो -20 वोल्ट प्लस 2I + 3I कितना होगा, 5I,
इक्वल टू 0 होगा, यानी 5i इक्वल टू कितना हो गया 20, यानी ये कितना हो गया 4, यानी i का वैल्यू हो गया आपका 4 एम्पियर, i का वैल्यू हो गया 4 एम्पियर। तो इसीलिए अब क्या करोगे, V1 और V2 का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आई का वैल्यू अगर पुट करोगे तो V1 इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 वोल्ट, V2 इक्वल टू कितना हो गया -3 इंटू 4 इक्वल टू -12 वोल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, -12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि ये मेरा दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें भी आपको V1 और V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, V1 और V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आप चाहो तो ड्रॉप को पहले फाइंड आउट कर लो, कि ड्रॉप का इक्वेशन लिख लो पहले। तो ड्रॉप कौन कौन सा है, V1 और V2। तो फ्रॉम ड्रॉप कहाँ से आएगा, ओम्स लॉ से, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर यूज करें तो ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो हमें रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो V1 इक्वल टू कितना होगा 4i। यहाँ पे पहले तो करंट डिवाइड मान लो, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने करंट का डायरेक्शन मैंने आई मान लिया, आई करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो V1 का वैल्यू कितना होगा, V1 इक्वल टू देखो तो यहाँ पे पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो पोलैरिटी होगा ये प्लस माइनस होना चाहिए, और गिवन पोलैरिटी भी सेम है। तो V1 इक्वल टू क्या होगा 4i एंड V2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखो जो पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो पोलैरिटी होगा वो क्या होगा, वो प्लस माइनस होगा। और यहाँ पे क्या है माइनस प्लस दिया हुआ है, मीन्स जो गिवन पोलैरिटी है वो क्या है, पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो पोलैरिटी है उसके अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा, -2i होगा ना, R इंटू आई होता है, वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं, रेसिस्टेंस इंटू करेंट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, KVL लगा रहा हूँ, अप्लाई KVL में लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ से एंटर काउंटर करो पहले, तो माइनस टर्मिनल पे आ रहा है तो -32 वोल्ट, फिर क्या होगा प्लस V1, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये प्लस है तो प्लस V1 माइनस, यहाँ पे देखो इसका पोलैरिटी देखो, इसका अभी छोड़ दो, इसको अभी ध्यान नहीं देना, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे देखो माइनस हो गया, माइनस ऑफ कितना होगा, माइनस ऑफ -8 वोल्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, माइनस ऑफ -8 वोल्ट, फिर क्या होगा -V2 होगा, -V2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो -32 प्लस V1 प्लस 8 -V2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करता हूँ, V1 और V2 का वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो कितना होगा -32 प्लस 4i प्लस 8 माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया +2i इक्वल टू 0। तो देखो ये कितना हो गया 4 + 2 6i इक्वल टू ये कितना हो गया 24। तो i का वैल्यू हो गया 4 एम्पियर, तो यानी करंट का वैल्यू हो गया 4 एम्पियर। अब हमें V1 और V2 का वैल्यू निकालना था, तो i का वैल्यू आ गया, तो हम V1 और V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट। तो V1 इक्वल टू कितना हो गया 4 × 4 इक्वल टू 16 वोल्ट, और V2 इक्वल टू कितना हो गया -2 × 4 इक्वल टू -8 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका ओम्स लॉ, KVL, KCL दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो हम जब क्वेश्चन का सीरीज लेंगे तो उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा बाकी सारे क्वेश्चन, और भी सारे बढ़िया जो क्वेश्चन है वहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ये था आपका यहाँ तक बेसिक लॉ, ये जो 2 मेन इंपॉर्टेंट लॉ था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। कल हम लोग बेसिक सर्किट पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज भर इतना ही। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।